Hello everybody, welcome to the video. So as we were discussing the contemporary issues, one issue in line it is the marital rapes and जो आपका इंस्टीट्यूशंस वाला चैप्टर है मैरिज वाला चैप्टर है उसके अंदर मैरिटल रेप्स जो है वो एज अ प्रॉब्लम जो है वो स्टडी किया जा सकता है, उसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, जो मैरिटल रेप्स को एनालाइज करने के लिए जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा वो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी का रहेगा। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी या फिर क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी का मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा और उस पर्सपेक्टिव से मैं जो है वो मैरिटल रेप्स को एनालाइज करने वाला हूँ। मैरिटल रेप्स के क्या कारण हैं, मैरिटल रेप्स क्यों हो रहे हैं, जबकि सोसाइटी में अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो सोसाइटी में अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है। जो एट्रीब्यूशन की बात की जाए, एक नेगेटिव एट्रीब्यूशन जो है वो रेप्स के साथ लगाया जाता है, लेकिन फिर भी जो मैरिटल रेप्स हैं वो परपेचुएट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कारण है मैरिटल रेप्स का और मैरिटल रेप्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं ग्लोबली या फिर वो कम हो रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। सो व्हाई आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस, बिकॉज दिस आर्टिकल इट वाज पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, गवर्नमेंट शोइंग नो इंटरेस्ट इन डीलिंग विद मैरिटल रेप्स। ठीक है, सो ये एक आर्टिकल जो था द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ था, उनकी साइट के अंदर मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और जो मैंने रिसर्च एनालिसिस किए हैं मैरिटल रेप्स के ऊपर, काफ़ी इनके विचार और जो रिसर्चर्स हैं जो डिफरेंट सोशोलॉजी के अंदर या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर या फिर क्रिमिनोलॉजी के अंदर हमने पढ़े हैं, तो दोनों के विचार तकरीबन सेम थे, सिमिलर थे। ठीक है, देन उसके बाद ये एक आर्टिकल था जो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा, ओनली यस मीन्स यस, लॉ इन स्पेन अगेंस्ट रेप। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स जो थे दे वर रिगार्डिंग द मैरिटल रेप्स दैट आर हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो मैरिटल रेप्स की चर्चा आज की वीडियो के अंदर एक होलिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर होलिस्टिकल एंगल से जो है वो की जाएगी, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से जो है वो की जाएगी। सो वी हैव लॉन्च्ड दीज 2 कोर्सेज, इन 2 कोर्सेज को हम लॉन्च कर चुके हैं। एक है एंथ्रोपोलॉजी फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है और जो बेसिक लेक्चर्स वगैरह ये सब कुछ है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इट। एंड द सेकेंड वन इट इज़ द आंसर राइटिंग एंड रिवीजन कोर्स। तो बेसिकली जो थीम्स जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछती है उन थीम्स को एनालाइज किया गया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज थीम्स वी हैव ट्राई टू राइट और वी हैव ट्राई टू हैव अ टेस्ट सीरीज़ ऑन दैट। तो उसके ऊपर एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो बनाई गई है। चलिए मुद्दे के ऊपर लौटते हैं। जो हमारा मैरिटल रेप्स का मुद्दा है ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए, मैरिज को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो एक पॉपुलर कल्चर के अंदर जो मैरिज को समझाने का एक तरीका पैदा हुआ है दैट इज़ द फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। जब मैरिज की बात की जाती है या फिर जब मैरिटल रेप्स की बात की जाती है, जब इंसान से पूछा जाता है तो वो अक्सर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन उसका सहारा लेता है। वो इंसान कहता है कि मैरिज का और पर्पज़ भी क्या होता है। मैरिज का जो पर्पज़ है दैट इज़ द सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। बहुत सारे कल्चर्स के अंदर मैरिज जो है वो एक लेजिटिमेट सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो है वो एक कॉर्नर स्टोन जो है वो बनाती है। ठीक है, तो जो मैरिज की डेफिनेशन है या फिर जो मैरिज की फंक्शनैलिटी है, मलिनोस्की भी यही बात करते हैं। जब मैरिज की बात आती है, मलिनोस्की जब मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज को वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के साथ जो है वो जोड़ते हैं। ठीक है, कि मैरिज का जो पर्पस है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, जो प्राइमरी पर्पस है मैरिज का दैट इज़ द सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। और इसी फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। देखिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द जेंडर्स। दोनों जेंडर्स के पर्सपेक्टिव से हम सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो मेल जेंडर हो चाहे वो फीमेल जेंडर हो, दोनों की पर्सपेक्टिव से बात की जाती है।
और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंदर एक एलिमेंट होता है, दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ कंसेंट ऑल्सो। कंसेंट का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को लगाया जाता है, या फिर जब पैट्रियार्ची के अंदर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को लगाया जाता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं पे लूजन अप होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी चीज़ का हम आगे एनालिसिस करते जाएंगे कि कैसे जो कंसेंट का जो एक क्लॉज है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के अंदर, वो लूजन अप होता जाता है। अगर मैरिटल रेप्स की बात की जाए तो मैरिटल रेप्स को E.K. मार्टिन ने डिफाइन किया है दैट इट इज़ द फोर्सेबल सेक्सुअल असॉल्ट और वायलेंस बाय वन स्पाउस टूवर्ड्स अदर। ठीक है, कि जब आप फोर्सफुली किसी के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करते हो या फिर वायलेंस कमिट करते हो, दैट इज़ नोन एज, एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के ऊपर करता है, दैट इज़ नोन एज द मैरिटल रेप। तो उस चीज़ को मैरिटल रेप कहा जाता है। अब इसी चीज़ से जब हम रेप की बात करते हैं, रेप वर्सेस मैरिटल रेप की बात करते हैं, तो लोगों का जो एक पर्सपेक्टिव है कंसेंट या फिर यूज़ ऑफ फोर्स, इसके प्रति जो रवैया है वो चेंज हो जाता है, इसके प्रति जो उनका पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को बताते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए J.E. हास्टे कहते हैं दैट इन स्पाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द डिवास्टेशन कॉन्सिक्वेंसेस, सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई मर्द किसी औरत के ऊपर किसी भी तरह का जो है सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसे पता होता है, और मैरिटल रेप करने वाले मर्दों को भी पता होता है कि जो सामने वाली औरत है उसके मन पे क्या गुजरेगी, उसका क्या जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि एक मैरिटल रिलेशनशिप में एक मर्द ज़्यादातर जो औरत के ऊपर बार बार जो है वो मैरिटल रेप के जो अटेम्प्ट्स हैं या फिर असॉल्ट्स जो है वो करता रहता है। ठीक है, और इसका हास्डे मेजर रीज़न बताते हैं लीगल एम्बिग्यूटी को। लीगल एम्बिग्यूटी जो कि कंसेंट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाती। इंडिया के अंदर भी जो कंसेंट है, जो कंसेंट का क्लॉज है आईपीसी के अंदर, उसके अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है। उस एक्सेप्शन के अंदर साफ साफ ये लिखा गया है कि एक मर्द जो है, अगर एक औरत और मर्द दोनों वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो वो औरत जो मर्द है उसको कंसेंट लेनी ज़रूरी नहीं है, औरत की कंसेंट लेनी जो है ज़रूरी नहीं है। तो ये एक जो लीगल एम्बिग्यूटी हमने बना रखी है बहुत सारे नेशंस के साथ। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए, इंटरनेशनल लॉ 4th जिनीवा कन्वेंशन विमेन के राइट्स को, विमेन की डिग्निटी को सेव करने की बात करती है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस की अगर बात की जाए या फिर और कंट्रीज़ के अंदर लॉज की बात की जाए, वो इन चीज़ों को क्रिमिनलाइज करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एक जो है वो एक्सेप्शन दी गई है आईपीसी के नीचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि और कोई आपके पास लॉज नहीं है, और लॉज भी हैं, लेकिन ड्यू टू दिस एक्सेप्शन जो चीज़ें हैं वो एम्बिग्यूअस हो जाती हैं। ठीक है, सो हास्टे का मानना है कि एक लीगल एम्बिग्यूटी का बनना, एक प्रॉपर लॉ का ना होना मैरिटल रेप्स को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, सो देन द वाई द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, और ह्यूलो मानती हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अंडरस्टैंडिंग मैरिटल रेप इन ग्लोबल कंटेक्स्ट। वो मानती हैं कि अक्सर कंसेंट को निगलेक्ट भी किया जाता है। वो कहती हैं इन सम कल्चर कंसेंट इज नॉट इवन समथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन गिव द फैमिलीज। अब ये अरेंज्ड मैरिजेस की बात करती हैं, खासकर कि इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर। जब आपकी अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, when the families that arrange the marriage guarantee her permanent consent, कि जब आपकी अरेंज्ड मैरिज होती है तब एक फैमिली सामने वाली फैमिली को एक परमानेंट कंसेंट वाला एक गारंटी जो है वो दे देती है। और जो मर्द है वो इस वेल के अंदर होता है, वो जो मर्द है वो इस इम्प्रेशन के अंदर होता है दैट नाउ ही डजंट हैव टू टेक कंसेंट ईच एंड एवरी टाइम।
उसको कंसेंट अब बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंस जब उनकी अरेंज्ड मैरिज हुई थी तो अरेंज्ड मैरिज के अंदर उसकी फैमिली ने जो कि उस वुमेन को ओन कर रही थी, बिकॉज दिस ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो कि उस वुमेन को ओन कर रही थी, जब उसकी फैमिली ने ही कंसेंट दे दिया तो बार बार कंसेंट देने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंसेंट है उसको बार बार मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर निगलेक्ट किया जाता है। Another such cultural stereotype, it is considering the sole purpose of marriage as procreation. ठीक है, जब हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं, इवन जब हम एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हैं, आपके सिलेबस के अंदर भी मैरिज और फैमिली को अलग रखा गया है। मेलिनोस्की की जब हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, उन्होंने भी मैरिज और फैमिली को अलग रखा। जो फैमिली का रोल है वो न्यूट्रिशन का दिया, और जो मैरिज का जो रोल है या फिर जो मैरिज का फंक्शन है उसको उन्होंने जो रिप्रोडक्शन दिया या फिर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन दिया। मैरिज का कल्चरली, अगर हम कल्चरली देखें, कल्चरल स्टीरियोटाइपिंग देखें, तो मैरिज को प्रोक्रिएशन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जब मैरिज को प्रोक्रिएशन के साथ जोड़ा गया, मैरिज को कंसेंट के साथ नहीं जोड़ा गया, मैरिज को डिग्निटी के साथ नहीं जोड़ा गया, तो हाउ कैन वी अज्यूम कि आपके पास सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मैरिज के अंदर होगा उसके अंदर कंसेंट मांगा जाएगा। ठीक है, तो वाइलो या फिर यूलो ये कहती हैं कि मैरिज के अंदर इवेंचुअली जो एक कंसेंट का क्लॉज है उसको प्री सपोज किया जाता है। मैरिज के अंदर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर जो एक कंसेंट का क्लॉज होना चाहिए उसको प्री सपोज कर लिया जाता है, और एक मर्द के अंदर एक भावना बन जाती है दैट ही ओन्स द वाइफ। वो जो अपनी वाइफ है उसको वो ओन करता है, वाइफ की सेक्सुअलिटी के ऊपर उसका पूरा अधिकार है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। और इसी वजह से व्हेन यू ओन समथिंग, लेट्स से मैं इस मोबाइल को ओन करता हूं, तो मैं इस मोबाइल को फेंक सकता हूं, कुछ भी करूं मैं इस मोबाइल के साथ। उसी तरह से जब आप एक ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देते हैं एक वुमेन की और एक क्लॉज लेके आते हैं ओनिंग का कि अब ये जो वाइफ है ये तुम्हारी है, ओन कर रहे हो आप उसको, तो ये जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, ये जो एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, वो कंसेंट के ऊपर भारी पड़ जाता है। सो ड्यू टू दैट द नॉन कंसेंशुअल सेक्स, उसको मर्द को ऐसे लगता है कि अगर वो नॉन कंसेंशुअल सेक्स भी करेगा फिर भी उसको जो है वो चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। ठीक है, सो इसकी वजह से, इन कारणों की वजह से वाइलो मानती हैं कि जो एक कंसेप्ट है कंसेंट का, उसको मैरिज के अंदर निगलेक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद केसी बेसिल ने एक सर्वे किया विमेन का, और उन्होंने क्यों विमेन रिपोर्ट नहीं करती, खास करके इंडिया के अंदर क्यों विमेन रिपोर्ट नहीं करती मैरिटल रेप्स को, इस चीज़ को जानने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा दैट 80% ऑफ द विमेन दे फील कि उनके हस्बैंड ने कभी ना कभी किसी तरह का उनके खिलाफ फोर्स यूज़ किया है, बट वो किसी को रिपोर्ट या फिर किसी को डिस्क्लोज नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द मैरिटल रेप्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रियल रेप्स। ठीक है, मैरिटल रेप्स को रियल रेप की तरह जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? पॉपुलर कल्चर के लिए क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज ऑफ द इंटीमेसी। ठीक है, जो मैरिज का रिलेशनशिप है, इट इज़ अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप।
काफ़ी इंटीमेट रिलेशनशिप है। और पॉपुलर कल्चर के अंदर ये मान लिया जाता है कि जितना आपका इंटीमेट रिलेशनशिप रहेगा उतना कम आपको कंसेंट मांगने की ज़रूरत है। और अगर लीगली भी देखा जाए, लीगली भी बहुत सारे देशों के अंदर जो ये रिलेशनशिप्स हैं, ये जो मैरिटल रिलेशनशिप हैं या फिर जो मैरिटल रेप्स की बात की जाए, उसके अंदर इसको लॉ के अंदर जो है वो नहीं माना जाता। इंस्पाइट दे ऑल्सो हैव एडवर्स फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ कंसिक्वेंसेस। तो लीगल एम्बिग्यूटी ना होना एक जो है वो एक स्टीरियोटाइप का बन जाना, दैट इट इज़ ऑल एक्सपेक्टेड, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, सिंस वी हैव टू प्रोक्रिएट, तो कंसेंट लेने की ज़रूरत क्या है। जब आपके पास ऐसी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, देन जो मैरिटल रेप्स हैं दे बिकम वेरी कॉमन, वो कॉमन हो जाते हैं। देन उसके बाद सीएल बेस्ट ने किताब लिखी थी रेप इन मैरिज एंड डेटिंग रिलेशनशिप। ठीक है, उनका काम का नाम है रेप इन मैरिज एंड डेटिंग रिलेशनशिप। अगेन फिर से वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, डेटिंग रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं और मैरिटल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। और ये देखा जाता है कि जब आपके पास व्हेन यू आर इन द इंटीमेट रिलेशनशिप, वेदर शी इज़ योर गर्लफ्रेंड और वेदर शी इज़ योर वाइफ, जब एक मर्द, मैं मर्द की इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मर्दों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर होता है, तो ये चीज़ें जो मैरिटल, जो आपके पास सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं या फिर जो रेप के केसेस हैं, ये ज़्यादा कॉमन होने स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्स का यूज़ जो है वो काफ़ी कॉमन होना स्टार्ट हो जाता है। और बेस्ट ने ये चीज़ देखी है, बेस्ट ने ये चीज़ डॉक्यूमेंट भी की है अपनी किताब, अपने काम के अंदर, रेप इन मैरिज एंड डेटिंग रिलेशनशिप। अगर विमेन पहला असॉल्ट झेल जाती है, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाता है कि वो कुछ बोल नहीं रही आगे से, तो इवेंचुअली आपके पास बार बार वो जो असॉल्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहती है। और असॉल्ट जो है वो मेल कर रहा होता है विमेन के ऊपर, और जो ब्लेम है वो भी विक्टिम के ऊपर चला जाता है कि ये आगे से बोली क्यों नहीं। तो ये माना जाता है, और बार बार ये स्टेटमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं कि जो मेल्स हैं, जो प्रीडेटर्स थे, जो उनके ऊपर असॉल्ट कर रहे थे, उन लोगों ने बार बार इस चीज़ को कहा कि अगर इसको मज़ा नहीं आ रहा था तो ये मुझसे बोल देती, मैं रुक जाता। ठीक है, तो इवेंचुअली जो मेल हैं वो ये परसेप्शन डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। ये तो सारी चीज़ें उसको पता ही थी, फिर भी वो इसके अंदर है, इस रिलेशनशिप के अंदर है। ठीक है, तो सीएल बेस्ट जो है वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स को काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर उसके बाद फैरो और उसकी टीम, अगेन उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स और कुछ एलुमनाई को रेप के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे, और बार बार उन्होंने एक चीज़ जो है वो पाई कि बार बार कॉलेज स्टूडेंट्स ने जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, खास करके जो मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर रेप जैसा शब्द है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मैरिज को एज एन एक्सेप्शन मानने की कोशिश की टू द फोर्सेबल एनकाउंटर लाइक रेप एक्सेट्रा। ठीक है, सो such findings they have been present in the earlier studies as well, where the students they have supported the sex role stereotypical attribution and shared rape supportive ideologies as the degree of acquaintance between the offender and victim become closer। तो एक जो रेप सपोर्टिव आइडियोलॉजीज हैं, रेप सपोर्टिव आइडियोलॉजीज कैसी हैं, ये आपको भी शायद, जैसे ये आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपको भी ये चीज़ें शायद याद आ रही होंगी, आपके भी किसी ना किसी कुलीग ने, किसी ना किसी दोस्त ने ऐसी बातें जो है वो की होंगी आपके साथ भी, कि ये लड़की जो है वो छोटी ड्रेस
पहन के आ रही है, ये लड़की तो जो है वो तेरे साथ बहुत चिपक के बैठ रही है, तो शी वॉन्ट्स टू हैव सेक्शुअल रिलेशनशिप विद यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर दी रेप सपोर्टिव आइडियोलॉजीज। और जब फेरो और उसकी टीम, एटल का मतलब होता है उसकी टीम, जब फेरो और उसकी टीम इन चीज़ों के ऊपर एक सर्वे करते हैं तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर आम पाई जाती हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर आम पाई जाती हैं। दीज रेप सपोर्टिव आइडियोलॉजीज, that when you are becoming closer, the two opposite genders, they are becoming closer, the sexual relationships are accepted और expected। जो sexual relationship हैं वो expect किए जाते हैं, ठीक है। जब ऐसी आइडियोलॉजीज यूथ के अंदर प्रिवेल होना स्टार्ट हो जाती है तब मैरिटल रेप्स जो है वो स्वाभाविक हो जाते हैं। देन इन द इंडियन सिनेरियो के अंदर अगर हम रेप्स की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी लीगल एम्बिग्यूटी अबाउट द कंसेंट, वो कहते हैं दैट द लीगल एम्बिग्यूटी अबाउट द कंसेंट इन द सेक्शुअल वायलेंस विद इन द मैरिज is commonly decided by the mediation and compromise। जब ऐसा कोई वायलेंस बढ़ जाता है, जब मैरिटल रेप जैसा वायलेंस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इंडिया के अंदर जनरली मीडिएशन का कोर्स या फिर कॉम्प्रोमाइज का कोर्स जो है वो अपनाया जाता है रादर देन लीगली डिस्क्लोजिंग इट, ठीक है। लीगल डिस्क्लोजर नहीं दिया जाता, लोग आपस में जो है वो चीज़ों को सुलटाना पसंद करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगेटरी सेक्शुअल इंटरेक्शन, ऑब्लिगेटरी सेक्शुअल इंटरेक्शन का एक क्लॉज है, ठीक है। इट्स अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, जो कंसेंट को डिफाइन करता है रेप के अंदर। कंसेंट को जब आप सेक्शन 375 को पढ़ते हो तो वहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखी गई है और जो एक सेंस निकलता है वो ये है कि वाइफ इज बीइंग ओन्ड बाय द हस्बैंड, देन हाउ इट कुड बी कॉल्ड एज अ रेप। तो ये जो एक असेंस जो है इस चीज़ का जो निकलता है ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। वो साफ साफ कहता है दैट द सेक्शुअल इंटरकोर्स और द सेक्शुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीन अंडर 18 ईयर्स, इट इज नॉट अ रेप। अगर वाइफ 18 साल से जो है वो कम नहीं है, 18 साल से उसकी जो एज है वो ज़्यादा है, और अगर हस्बैंड जो है वो किसी भी तरह का सेक्शुअल एक्ट करता है अपनी वाइफ के साथ, वो रेप नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है कंसेंट के अंदर। तो मैरिज को एक्सेप्शन बना देना और उसके अंदर एक ऑब्लिगेटरी सेक्सुअल इंटरेक्शन को ऐड कर देना, ये मैरिटल रेप का अकॉर्डिंग टू हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स, ये मैरिटल रेप का सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर, ठीक है। सो ये लीगल एम्बिग्यूटी है। इसी के ऊपर ये लीगल एम्बिग्यूटी अब आई कहाँ से? लॉर्ड मैथ्यू हेल, उन्होंने ये चीज़ साफ साफ जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कही थी। द हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वाइफ फॉर बाय देयर म्यूचुअल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैथ और हैड गिवन अप हिमसेल्फ in this kind onto her husband which she cannot retract। ये साफ साफ ये लाइंस ये बात करती हैं कि एक वाइफ जो है वो उसने अपने हस्बैंड को दे दिया है, म्यूचुअल कंसेंट दे दिया है। जब आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज हुआ तो मैरिज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के अंदर एक वाइफ ने अपने आप को हस्बैंड को दे दिया है, तो बार बार उसके हस्बैंड को कंसेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है। और लॉर्ड मैथ्यू हेल ने इतना तक कह दिया कि एक वाइफ को नो कहने का भी हक नहीं है, कि वो ना भी नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड की मर्जी होगी तो वो जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर आ सकता है, वो सेक्स जो है वो कर सकता है। सो
जब आईपीसी बनता है, जब हम लीगल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इंग्लैंड के अंदर लीगल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये हमें साफ साफ दिखाई देता है। जो एक पैट्रियार्ची वाली टोन है वो हमें साफ साफ आईपीसी के अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है, जब लॉ बनाने वाले लोगों ने ये साफ साफ कह दिया दैट हस्बैंड इज ओनिंग वाइफ, और वो अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता है और वाइफ को ना कहने का हक नहीं है, शी कैन नॉट रिट्रैक्ट द कंसेंट, वो कंसेंट को रिट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिट्रैक्ट नहीं कर सकती। सो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मैरिटल रेप्स। और उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन, द ऑब्लिगेशन टू प्रोक्रिएट, उसके ऊपर एक प्रोस्पेक्टिव अबाउट मैरिज दैट यू हैव टू प्रोक्रिएट, सिंस आप मैरिड हो तो बच्चा पैदा करोगे ही। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तो मैरिटल रेप्स होना जो है वो आपके पास बहुत कॉमन हो चुका है। इसी वजह से ये इतना बड़ा डेटा आता है कि 80% विमेन दे हैव इनकाउंटर्ड सर्टन काइंड ऑफ फोर्स। उन्होंने किसी ना किसी तरह की फोर्स अपने पूरे जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर इनकाउंटर की थी, लेकिन वो बाहर डिस्क्लोज नहीं करती। क्यों? क्योंकि बाहर समाज के अंदर भी लीगली भी एक एक्सेप्शन मैरिज को मिली हुई है। खैर रिसेंटली जो आपके पास जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को डेरोगेटरी माना है और इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। ठीक है, और जो सरकार है उसने भी इस चीज़ को हटाया है। फिर उसके बाद येलो कहती हैं कि जो मैरिटल रेप के जो ये ट्रेंड्स हैं इनके ऊपर वर्ल्ड वाइड डिबेट चल रही है और मैरिटल रेप्स भी कम होते जा रहे हैं। इन द डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली मैरिटल रेप्स जो है वो कम हो रहे हैं। उसके वो 3 मेजर फैक्टर्स बताती हैं। पहला जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस वो अब प्राइवेट स्फीयर के अंदर जो विमेन के राइट वायलेशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर रही हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। ठीक है, इनफैक्ट द सेक्सुअल वायलेंस इन द मैरिज इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड एज द ग्राउंड फॉर सीकिंग असाइलम इन यूएसए एंड इन कनाडा। असाइलम भी उन विमेन को दिया जा रहा है यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, जो मैरिटल रेप सर्वाइवर्स थी, जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस फेस किया मैरिटल रेप्स के अंदर, प्राइवेट लाइफ के अंदर। द सेकेंड करंट ट्रेंड, जो सेकेंड ट्रेंड है जिसकी वजह से मैरिटल रेप्स जो है उनके ऊपर डिबेट हो रही है आजकल और कम भी हो रहे हैं, वो ये हैं कि एक पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स का फैल जाना, लाइक HIV, एड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स ये साफ साफ बताती हैं कि अगर मर्द को ये पता भी हो कि वो HIV, एड्स से ग्रस्त है और जो विमेन है, जो उसकी वाइफ है, उसको भी पता होता है कि वो HIV, एड्स से ग्रस्त है, तो भी विमेन गेट इन्फेक्टेड बाय HIV, एड्स। क्यों? ऐसा इन्फेक्शन कैसे होता है? क्योंकि विमेन कहीं ना कहीं अपने आप को संपत्ति मान लेती हैं हस्बैंड की, और ये देखा जाता है कि अगर वो हस्बैंड को कॉन्डम पहनने के लिए भी कह दें तो भी शी कैन हैव लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। उसको जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस फेस करना पड़ जाती हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये देखा जाता है, ये देखा जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि जो एक हम बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करते हैं विमेन की, वो बॉडीली ऑटोनॉमी है नहीं। ठीक है, और जो एक तीसरा ट्रेंड है, जो तीसरा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि पहले ये देखा जाता था कि जो मैरिज है इट वाज डन फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए की जाती थी। लेकिन अब जो एक मैरिज का एक जो पर्सपेक्टिव है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मैरिज के अंदर एक विमेन की बॉडीली डिग्निटी का क्लॉज जो है वो बॉडीली इंटीग्रिटी का क्लॉज जो है वो आ रहा है। तो एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू फेमिनिस्ट मूवमेंट्स
मैरिज के अंदर, मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं। और रिसेंटली अगर मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करूं तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट वेस्ट की हैं वो सोसाइटी उसको स्पीयर हेड करती है और फिर उसके बाद जो सरकार है या फिर जो जुडिशरी है वो उसको बैक करती है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता। प्रोबेबली ड्यू टू सर्टन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की जो विमेन हैं वो काफ़ी पीछे रही हैं। ठीक है, हाँ, कुछ सेक्शंस हैं विमेन के जो कि काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे जो है वो आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विमेन हैं वो काफ़ी पीछे रहती हैं और जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो इंडिया की, जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो इस वैक्यूम को फिलअप करता है। सो द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही that constitutionally female have equal rights as of male. No statute or act can take away those rights from female, and if such statute or an act is passed regarding the same, it should be declared null and void. अगर कुछ भी ऐसा स्टैच्यू पास भी होता है या है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दो। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो जुडिशरी फोर फ्रंट के ऊपर आ रही है। एंड इवन गुजरात हाई कोर्ट उन्होंने भी ये मेंशन किया है द टोटल स्टैट्यूटरी abolition of the marital rape exception is the first necessary step in teaching society that dehumanized treatment of women will not be tolerated. कि ये जो एक डीह्यूमनाइज्ड ट्रीटमेंट है विमेन का, हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट द मैरिटल रेप इट इज़ नॉट अ हस्बैंड्स प्रिविलेज, ये किसी हस्बैंड का प्रिविलेज नहीं है, बट रादर अ वायलेंट एक्ट एंड एन इनजस्टिस दैट मस्ट बी क्रिमिनलाइज्ड, और इसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक द अदर रेप, ये बाकी किसी दूसरे रेप की तरह ही इसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जब आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करते हो तो पहले उन प्रॉब्लम के जो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर किया। कौन सी इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है? मैरिज के इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स के फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस प्रॉब्लम? कल्चरल फैक्टर और आपके पास एक लीगल एम्बिग्यूटी। कल्चरल फैक्टर के अंदर जो परसेप्शन बनी है वो है, जो आइडियोलॉजीज हैं वो हैं। फिर उसके बाद जो लीगल एम्बिग्यूटी है वो है। फिर उसके बाद वी जनरली ट्राई टू सी द ट्रेंड्स, कि आपके पास ट्रेंड्स क्या हैं। सो ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये एंथ्रोपोलॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इन तीन पिलर्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे से हम कोई भी प्रॉब्लम को अगर एनालाइज करने की आप कोशिश करो तो अगेन यू हैव टू डू दीज 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो आपको लेने पड़ेंगे। इवन जब हम कास्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे वहाँ पे भी मैं पहले सोसाइटी का एंगल पढ़ूंगा, जो मॉडल हैं वो मैं पढ़ूंगा कि कास्ट सिस्टम के मॉडल्स क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को देखा जाएगा। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम क्यों परपेचुएट कर रहा है उन फैक्टर्स को देखा जाएगा। फिर कास्ट सिस्टम के फ्यूचर को, जो उनके जो ट्रेंड्स हैं उनको देखा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू डील विद ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। इस तरह से हम हर एक प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने 360 डिग्री पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा कहा था वो सारी यही चीज़ें हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।